BRS यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये आपने बुक में भी पढ़ा होगा चैप्टर। पढ़ा है आप दोनों ने? सर। ये अकाउंट में है, 11th या 12th में ये वाला चैप्टर। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी हिंदी में कहा जाता है बैंक समाधान विवरण। अब ये जो है होता क्या है और ये क्यों किया जाता है? बैंक समाधान विवरण यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, नाम से ये पता चल रहा है क्या, इंग्लिश में तो नहीं लेकिन हिंदी में पता चल रहा है बैंक समाधान विवरण यानी कि बैंक में कुछ समस्या हो जाए तो उसका समाधान करना। अब यहाँ पर समस्या क्या हो सकती है, प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हम सभी जानते हैं कि एक छोटी से लेकर के बड़ी कंपनी तक हर कोई अपने 1 साल का या ईयरली डाटा रिकॉर्ड करती है और लास्ट में देखती है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है, राइट। बट कभी कभी ईयरली ना देख करके हम बीच में भी देख लेते हैं कि जो हमारा हिसाब किताब है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। हिसाब किताब सही चल रहा है नहीं चल रहा है का मतलब कि हम चेक करते हैं कि हमारे जो बैंक का डेटा है वो और जो हमारे बिजनेस का डेटा है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। बैंक हमारे पास दो तरह की बुक होती है, एक कैश बुक होती है, एक पासबुक होती है। पासबुक में एंट्री कौन करता है? बैंक करता है। कैश बुक में एंट्री कौन करता है? हम करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है, या तो 1 महीने बाद हो या 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने बाद, कंपनी ये चेक करती है कि क्या हमारा कैश बुक का डाटा और पासबुक का डाटा दोनों सेम है या नहीं है, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट ऐसा होता भी है और नहीं भी होता है कि दोनों मैच हो जाए। ऐसा कई रीजंस हो सकते हैं ऐसे कि दोनों मिसमैच हों। हालांकि हमारा डाटा जो है, जो हमारे पास है हमने रिकॉर्ड किया, जो बैंक के पास है बैंक ने रिकॉर्ड किया, दोनों ही सही होते हैं अपनी जगह। बट कहीं कहीं ऐसा इशू हो जाता है कि हमारा मिसमैच हो जाता है डाटा, और उनके कुछ रीजंस होते हैं जिनमें से मैं कुछ बता रहा हूँ। जैसे कि आपने किसी को पेमेंट की है चेक से, पेमेंट आपने करनी है और आपने उसको चेक काट के दे दिया है सामने वाले को, आज की डेट में 5,000 रुपये। आपने चेक काट के दिया तो आपने आज की ही डेट में कैश बुक में एंट्री चढ़ा दी होगी, राइट। बट सामने वाला, जरूरी नहीं है कि सामने वाले ने अपने बैंक अकाउंट में वो चेक जमा ही करा दिया हो। एक चेक की वैलिडिटी कितने दिन होती है आपको पता है? आपने चेक काट के दिया, चेक के ऊपर डेट डाल दी आज की, तो आज से लेकर के वो कितने दिन तक वैलिड रहेगा? 3 मंथ तक। एक चेक की वैलिडिटी 3 मंथ होती है। आपने आज की डेट डाल करके चेक पे दिया तो सामने वाला उसको 3 महीने तक के बीच में कभी भी अपने अकाउंट में जाके जमा करा सकता है। बट अगर 3 मंथ के बाद वो जाता है तो वो चेक कहीं काम नहीं आएगा, चेक बाउंस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कि उसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 मंथ ही है। तो रीजन नंबर 1 कि आपने चेक काट के दिया और आपने उसको कैश बुक में चढ़ा दिया तो आपके पास तो वो बैंक बैलेंस कम हो गया, क्योंकि आपने चेक काट के दिया, कर दे दिया तो बैंक क्रेडिट दिखा दिया होगा, है ना, क्योंकि बैंक बैलेंस कम हो गया तो आपने उसको क्रेडिट दिखा दिया। तो इसी वजह से क्या हुआ कि आपने तो कम दिखा दिया लेकिन सामने वाले ने बैंक में जमा ही नहीं किया, तो बैंक वाले ने अपने में चढ़ाया ही नहीं। भाई जब बैंक से पैसा कटा ही नहीं आपके तो बैंक कैसे दिखा देगा कि आपने पेमेंट कर दी है? तो पासबुक में मिसमैच हो गया, बैलेंस आपके पास मिसमैच हो गया क्योंकि बैंक ने चढ़ाया नहीं और आपने चढ़ा दिया, है ना। तो आप क्या करोगे? आप अपने वाले पासबुक यानी अपनी कैश बुक में से उसको हटा दोगे, लेस कर दोगे कि भाई ये बैंक ने अभी चढ़ाया ही नहीं है तो हमें भी नहीं चढ़ाना है। या फिर हम वेट करेंगे 3 मंथ तक कि चढ़ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम भी हटा देंगे।
है ना। दूसरा हम्म। रीजन क्या हो सकता है कि बैंक ने आपसे बैंक जो आपको सर्विस दे रहा है उस पर बैंक ने कुछ सर्विस चार्ज काट लिया। भाई जब बैंक सर्विस चार्ज काटेगा तो आपसे पूछ के तो हम्म। काटेगा नहीं। जब उसका टाइम हुआ आपके अकाउंट में बैलेंस जमा हम्म। है तो वो ऑटोमेटिक कट डिडक्ट कर लेगा। और जब उसने डिडक्ट कर लिया तो आपको पता ही नहीं है तो आप अपनी कैश बुक में चढ़ाओगे ही नहीं। तो हम्म। जब बैंक ने चढ़ा दिया तो बैंक बैलेंस कम हो गया लेकिन आपके में कम नहीं हुआ, तो दूसरा रीजन ये हो गया मिसमैच होने का। यानी कुल मिला के मिसमैच कब होता है, यानी जब कुछ डाटा ऐसा है कि बैंक ने चढ़ा दिया हो बट हम ना चढ़ा पाए हो, और कुछ डाटा ऐसा जो हमने चढ़ा दिया हो बैंक ने ना चढ़ाया हो। यही दो रीजन हो सकते हैं। अब उसमें कई चीज हो सकता है, बैंक ब्याज हम्म। दे उसने चढ़ा दिया लेकिन आपने अपनी कैश बुक में नहीं चढ़ाया। बैंक ने आपको लोन दे रखा था उस पर उसने ब्याज काट लिया बट आपने नहीं चढ़ाया तो मिसमैच हो गया। चेक आपने काट के दिया, आपने कम दिखा दिया लेकिन बैंक ने नहीं दिखाया। कोई पार्टी थी जिसने जिसको आपने अपना अकाउंट डिटेल दी हुई है और कहा है कि आपको जब भी पेमेंट करनी होगी आप इसमें कर देना, उसने आपको पेमेंट कर दी बट आपको बताया नहीं, बताना भूल गया, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, आपने चढ़ाया नहीं लेकिन बैंक ने चढ़ा दिया। ठीक है, तो ऐसे कई रीजंस हो सकते हैं, तो हम्म। इन्हीं को सही करने के लिए ही VRS किया जाता है, यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन किया जाता है। जी सर। ठीक है, तो ये छोटी सी थ्योरी थी VRS की। अब इसको प्रैक्टिकल में क्या करना है, तो कुछ ऐसी ही स्क्रीन दिखाई देगी आपको भी रिकन्सिलिएशन में। बट इसमें करना क्या होता है, कंपनी जो आपने क्रिएट की है उसमें हमारा कुछ डाटा होना चाहिए, पहले से ट्रांजैक्शन होनी चाहिए बैंक से रिलेटेड और कैश से रिलेटेड। हम्म। बैंक से रिलेटेड होनी जरूरी है, जब तो हम यहाँ पर रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कंपनी कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंपनी सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑल्ट F3 कर लेंगे और यहाँ पर जो कंपनी अभी फिलहाल हमारे सामने यही है, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर और भी होगी तो हम यहाँ देख लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं स्पेसिफाई पाथ में जाके, डी ड्राइव में हो सकता है हो। फिर यहाँ सो इसमें है कैश बुक, हम इसी को ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ बैंक से रिलेटेड एंट्री है। कॉन्ट्रा में है, पेमेंट भी है, रिसिप्ट भी है, तो सीधी सी बात है बैंक की भी होगी। तो हमने ये ले लिया, इसमें कुछ ट्रांजेक्शन है हमारे पास। तो इसको रिकन्सिलेशन कैसे करना है, तो आपको गेटवे ऑफ टैली पर जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा किस चीज़ का, बैंकिंग। बैंकिंग में जाना है, इसको एंटर करना है। यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं, यानी बैंक से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं सब यहाँ पर आ जाएगा। चेक प्रिंटिंग, अगर आपने चेक डिटेल यहाँ पर फिल कर की हुई है किसी चीज़ की तो वो भी आ जाएगी, और यहाँ पर उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। चेक रजिस्टर, अगर आपने बहुत सारे चेक यहाँ रिसीव किए हुए हैं, डिटेल डाली हुई है या चेक पेमेंट की हुई है तो उसकी भी डिटेल आ जाएगी। पोस्ट डेटेड समरी, पोस्ट डेटेड समरी यानी कि पोस्ट डेट हो गया जिसकी डेट निकल चुकी हो, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन कर रखी है तो वो भी यहाँ आ जाएगी। डिपॉजिट स्लिप, अगर आपने बैंक में कैश जमा किया है तो उसकी डिपॉजिट स्लिप भी भरी होगी, अगर उसकी डिटेल होगी तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पेमेंट एडवाइस, पेमेंट एडवाइस में कुछ नहीं करना है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन में आना है आपको रिकॉन्सिल करने के लिए। तो यहाँ पर हो सकता है एक ही कंपनी के कई बैंक में अकाउंट हो, तो वो बैंक यहाँ पर पूरी सारी सारी लिस्ट आ जाएगी। तो जिस भी बैंक का रिकॉन्सिलिएशन करना हो उस बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल हमारे पास एक ही बैंक है और इसमें एक ही एंट्री हो रखी है, चलिए मैं और एंट्री कर लेता हूँ इसमें। वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर मैं पेमेंट में जाके और एंट्री कर लेता हूँ, किसको, सपोज मोहन लाल को हमें पेमेंट करनी है 4500 की। ऑन अकाउंट में कर देता हूँ सीधा और यहाँ पर कर देते हैं बैंक, या मैं बैंक का नाम भी यहाँ पर डाल देता हूँ, SBI बैंक अकाउंट एंड एक्सेप्ट।
इसी तरीके से और भी कर देते हैं। मिस्टर गणेश करते हैं, गणेश को भी पेमेंट कर रहे हैं हम 800 क्रेडिटर्स, इसका भी हम कर देते हैं ऑन अकाउंट। इसको मैं डाल देता हूँ PNB बैंक अकाउंट। यहाँ पर हम और दे देते हैं सैलरी पे कर रहे हैं किसी को, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम्म। हम्म। 25,000 की सैलरी। यहाँ पर कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट यहाँ पर नहीं आनी चाहिए थी क्योंकि कॉस्ट यहाँ पर एक्टिवेट है। कोई बात नहीं, हटेगी भी नहीं क्योंकि इसमें कॉस्ट से रिलेटेड एंट्री पहले हो रखी है। ठीक है, हम इसमें बैंक में जाते हैं, यहाँ पर हमने चेक की डिटेल डालनी है तो चेक की डिटेल यहाँ पर डाल सकते हो। चेक रेंज वगैरह, इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह यहाँ पर सब डाल सकते हो। चेक नंबर में इंस्ट्रूमेंट नंबर जो है इसमें चेक नंबर आता है, तो चेक नंबर आप डाल सकते हो। इसी तरीके से और सपोज मुझे रिसिप्ट हुआ है किसी से तो वो भी डाल सकता हूँ ऑल्ट सी करके। कमीशन के रूप में मुझे कुछ पैसा मिला है तो इनडायरेक्ट इनकम में डाल देता हूँ। कौन से बैंक में मिल रहा है तो वो भी हम चूज कर सकते हैं, 4500 का है यहाँ पर। इसको मैं करता हूँ PNB। चेक नंबर है तो वो भी डाल दो। बैंक नेम डाल सकते हो यहाँ पर, क्या था PNB, हमने वो भी डाल दिया। तो इसमें कई मैंने एंट्री कर दी है। फिलहाल आते हैं यहाँ पर हम फिर से बैंकिंग में, और रिकन्सिलेशन करना है। बैंक रिकन्सिलेशन में यहाँ पर पूरे बैंक की लिस्ट आ गई है। तो सपोज मुझे PNB का करना है तो PNB, अब यहाँ पर दो एंट्री आ चुकी है इससे रिलेटेड। अब यहाँ पर क्या क्या है देखिए, एक तो डेट आ गई, जिस भी डेट में एंट्री की है, पार्टिकुलर किससे ट्रांजेक्शन हुई है, वाउचर टाइप किस में की हुई है, और ये ट्रांजेक्शन टाइप चेक से की हुई है या किससे की हुई है वो भी यहाँ पर है। इंस्ट्रूमेंट डेट, इंस्ट्रूमेंट डेट यानी किस डेट में ये ट्रांजेक्शन हुई है वही है। चेक की डिटेल या बैंक की डिटेल कब चढ़ाई हुई है वो। अब यहाँ पर बैंक डेट यानी बैंक ने अपने में ट्रांजेक्शन जो है वो कब रिकॉर्ड की हुई है। ये तो हो गया, ये हमने कैश बुक में कब रिकॉर्ड की है, यहाँ ये वाली डेट। लेकिन ये बैंक डेट जो है वो है बैंक ने अपने में कब चढ़ाया है। तो यहाँ पर बैंक तो चढ़ाएगा नहीं, यहाँ अपन हम टैली में कर रहे हैं तो हमारे पास या तो स्टेटमेंट हो बैंक की या फिर पासबुक हो जिससे हमें पता चल सके कि बैंक ने अपने में कब चढ़ाया है। जब तो हम यहाँ पर चढ़ाएंगे, तो यहाँ पर हमें करना क्या होता हम्म। है, बैंक की सारी डेट हमें यहाँ पर इंसर्ट करनी होती है कि मिस्टर गणेश की बैंक ने किस डेट में एंट्री चढ़ाई है, कमीशन वाले किस डेट में चढ़ाई है। तो वो स्टेटमेंट से ही पता लगेगा। अब सपोज मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2 अप्रैल को बैंक ने एंट्री चढ़ाई, 2 अप्रैल डाल दिया। 31 मई में या इसने एंट्री चढ़ाई है तो वो यहाँ पर हमने चढ़ा दिया। तो कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ क्या करना होता है, BRS में बैंक की डेट को ही इंसर्ट करना होता है कि बैंक ने उस ट्रांजेक्शन को किस डेट में रिकॉर्ड किया हुआ है। हालांकि जो नोटबुक होता था, नोटबुक में बहुत हार्ड पड़ता था, किसी को लेस करना है तो किसी में ऐड करना है ना। बट हम्म। प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल में यही करना है, आपको डेट चढ़ानी होती है कि कौन सी डेट में बैंक ने अपने में रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है भाई। यस सर। बैंक रिकॉन्सिलिएशन भी हो चुका आपका, इसमें इतना ही कुछ था। यस सर। चलिए अब आते हैं POS पे। POS भी सेम ही खत्म करा देते हैं। POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, मेरे हिसाब से POS नाम कभी सुना होगा आपने, सुना है कभी POS? यस सर।
पॉइंट ऑफ सेल यानी कि सेल का पॉइंट, जहां पर सेल ज्यादा होती है। ये हो सकता है कि छोटी सी शॉप भी हो, या फिर रेस्टोरेंट भी हो, या कोई मॉल भी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो ज्यादातर है वो एक छोटी सी शॉप पे होता है, क्योंकि यहाँ पर थर्मल प्रिंटिंग होती है और बिल हैंड टू हैंड थर्मल से दे देते हैं। और जो रिटेलर शॉप है वहीं पर ज्यादा यूज क्यों होती है, क्योंकि ये जो पेमेंट रिसीव करते हैं वो चेक से भी करते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी करते हैं, डेबिट कार्ड से भी करते हैं, कैश भी करते हैं, गिफ्ट वाउचर्स भी लेते हैं। तो छोटी से लेकर के बड़ी कंपनी यूज कर सकती है, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर वही है कि पॉइंट ऑफ सेल कोड मीन अ रिटेल शॉप, इसीलिए इसको रिटेल शॉप का नाम भी दिया गया है कि रिटेलर ही इसको ज्यादातर यूज करते हैं। होलसेलर वाले यूज करते हैं लेकिन ज्यादातर रिटेलर ही करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है और क्या है, चेक आउट काउंटर इन अ शॉप और एनी अदर लोकेशन, कहीं भी हो सकता है। शॉप में किसी दूसरे लोकेशन पे भी हो सकता है, या फिर रिटेल शॉप में भी हो सकता है। बस खाली यहाँ पर ये चीज ध्यान रखने की जहाँ पर भी सेल हो रहा हो बस उसी जगह इसका यूज होता है, परचेज पे नहीं। ये सिर्फ सेलिंग में ही काम आएगा। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं यहाँ पर, नीचे इसके कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं, कुछ फीचर्स दिए हुए हैं कि पीओएस क्यों यूज किया जाए। तो सिंपल होता है, सबसे पहले क्विक किया जा सकता है, फास्टर, वही चीज हो गई, कैलकुलेशन फास्ट होती है इसमें। वही चीजें यहाँ पर सब चीज घुमा फिरा के दी हुई है। मेन चीज इजी है, सिंपल है, फास्ट है, और इसमें हमें डिटेल देखने में बड़ी ही आसानी होती है। किस चीज की डिटेल, कि हो सकता है कि किसी कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी हो, किसी ने वाउचर यूज किया हो, तो वो सारी डिटेल इसमें चढ़ाई जाती है पीओएस में। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन दिखाई दे रही है, सेम ऐसा ही उसमें भी होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करना है इसका भी मैं प्रैक्टिकल आपको बता देता हूँ। इन सब के क्वेश्चन सब आपको खुद ही बना के करने हैं, एक प्रैक्टिस के तौर पे देखना करके कैसे कैसे, और कुछ चीज अपने आप ही सेल कर ली, कुछ बेच दिया। बीआरएस तो आपको कैश बुक से ही मिल जाएगा, कैश बुक के क्वेश्चन किए होंगे वहीं से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आते हैं जरा पीओएस पे। पीओएस की एक कंपनी में अलग से बना लेता हूँ, या चलो बनाने की जरूरत नहीं है फिलहाल, इसी में ही कर लेते हैं। मैंने कंपनी क्रिएट कर ली है, और यहाँ पर आपको जाना है किसमें, क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद हमें वाउचर टाइप्स में जाना है, क्योंकि एक पीओएस का हमें वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा। और वाउचर क्रिएट करने के लिए जैसे हमने मैन्युफैक्चर का वाउचर क्रिएट किया था, इसी तरीके से पीओएस का भी क्रिएट करेंगे। वाउचर टाइप्स में जाना है, और यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, या तो पूरा पूरा नाम डाल दीजिए पॉइंट ऑफ सेल, या फिर सीधा पीओएस भी डाल सकते हैं। यह है सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर। तो पॉइंट ऑफ सेल है, सेल के टाइम पे ही होता है, तो इसीलिए हम इसको सेल्स के अंडर में रखेंगे। एब्रीविएशन वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें। भाई 10 मिनट बाद आओ। 10 मिनट बाद पूरी करवा लेना है।